तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सी एस सचिन शर्मा है और मैं आप सभी का बेटर माइंड कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम क्लास 12th की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, जो हमने क्लास 11th में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जर्नल एंट्रीज सीखी थी, लेजर सीखे थे, ट्रायल बैलेंस बनाने सीखे थे, फिर बैलेंस शीट बनाने सीखी थी, वो सब हम थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर लें। इसलिए मैंने एक क्लास बनाई है, स्पेसिफिक क्लास है जो क्लास 12th के बच्चों को करनी है सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले। कुछ 11th की बातें हैं, कुछ धुंधली धुंधली यादें जो हमारी पिछले 11th की थी वो हम कहीं ना कहीं रिकॉल कर रहेंगे। कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छे से आता होगा और कुछ बच्चे इन चीज़ों को दोबारा से सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास का बेस बिल्डिंग नोट्स फॉर क्लास ट्वेल्थ अकाउंट्स। तो चलिए आइए देखिए, ये मैंने नोट्स हैं जो कि पीडीएफ मैंने इसके साथ वीडियो के साथ लिंक कर दी है। आप इसको डाउनलोड कर लेना पढ़ने से पहले और इसका प्रिंट निकाल के रख लेना सो दैट हम अच्छे से इसको पढ़ पाएँ। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं नोट नंबर 1 से। जैसे नोट नंबर 1 में आप देख रहे होंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब बेटा इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग अकाउंटिंग करते थे, मैं आपको बताना चाहूँगा जब आप लोगों ने अकाउंटिंग सीखी थी पिछले साल, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन सीखी होगी। तो आप लोगों ने अकाउंटिंग में सीखा होगा, एक तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है रिकॉर्डिंग का। फिर दूसरा काम होता है हमारा क्लासिफाइंग। फिर तीसरा काम हमारा होता है समराइजिंग का। एंड फोर्थ हमारा काम जो होता है वो होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का। After that, we communicate whatever we have analyzed to the users of the financial statement. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स हैं उनके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं। अब बात बेटा समझने की कोशिश करना क्या है। जब हम रिकॉर्डिंग करते थे तो देखो होता क्या है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट में, अब एक वर्ड यूज़ हो रहा है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। बिजनेस में बहुत प्रकार के सोर्स डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, जैसे इनवॉइस, वाउचर्स, रिसीट्स, इन सोर्स एटसेट्रा। इन सोर्स डॉक्यूमेंट से हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। हमारे बिजनेस में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। पहला डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट है। मान लो मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट। हम हर डिपार्टमेंट में, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, स्टोर कीपर, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसे बोल देते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा होता है प्रोडक्ट्स का। इन सब डिपार्टमेंट में हम एक एक बुक्स दे देते हैं और उन सब से कह देते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में हम सेल्स बुक दे देंगे। क्या दे देंगे? सेल्स बुक। और एक सेल्स रिटर्न बुक भी दे देंगे, इसी प्रकार में हम परचेज डिपार्टमेंट में हम परचेज बुक दे देंगे एक, और परचेज रिटर्न बुक भी दे देंगे, परचेज रिटर्न बुक भी दे देंगे। देखिए आप लोगों ने ये सब चीज़ें नोट नहीं करनी है, बस अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन हमें बस समझनी है चीज़ें। और इसी प्रकार से मान लो एक और हम यहाँ से सारा का सारा उठा करके हम नीचे लेके जा रहे हैं। एक और हमने एक कैशियर बिठाया हुआ है, कैशियर, उसको हमने कहा भाई आप ना कैश बुक प्रिपेयर कर लो। क्या प्रिपेयर कर लो? कैश बुक।
कैश बुक, ये जितनी भी सारी हम अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं, बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, इतनी सारी जो हम ये बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, इसी को रिकॉर्डिंग कहा जाता है। ठीक है, तो सेल्स डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा, जितनी भी रोज की सेल्स हो रही होंगी वो सेल्स बुक्स में चढ़ाना शुरू कर देगा। अगर कुछ गुड्स जो हमने बेचे थे अगर वो रिटर्न हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं हमारे पास, उनको हम सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी प्रकार से जो परचेज डिपार्टमेंट है, हम परचेज डिपार्टमेंट से कह देंगे कि भाई साहब आपको परचेज की बुक्स बनानी है, परचेज बुक्स बनानी है, तो उसमें वो जितनी भी माल खरीद रहा होगा बिजनेस के लिए उनको वो उसमें रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। इसी प्रकार से जो भी माल हमने जो खरीदा उसको अगर हम वापस करेंगे तो हम उसे परचेज रिटर्न में बुक कर देंगे। इसी प्रकार से कैश बुक के अंदर क्या होगा, कैश बुक के अंदर भाई साहब जितनी भी कैश रिसीट है, जितना भी बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है उसे हम कैशियर को कह देंगे। जैसे आप लोग बैंक में गए होंगे ना, बैंक में कभी कैश डिपॉजिट करने गए तो वहाँ पे ना कैशियर बैठा होता है, और कैशियर क्या करता है, जितना भी पैसा डिपॉजिट होता है वो उसे रिकॉर्ड करता चला जाता है, कैश रिसीट। और इसी प्रकार से अगर किसी को वो कैश पेमेंट करता है, कैश पेमेंट, तो वो कैश पेमेंट को सबको रिकॉर्ड करता चला जाता है, तो वो कैश बुक प्रिपेयर करता है रोज की रोज। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग इज बेसिकली द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन दैट आर गोइंग थ्रू इन द बिजनेस में जो हो रही है डे टू डे ट्रांजैक्शन को, बिजनेस में रिकॉर्डिंग को हम रिकॉर्डिंग प्रोसेस में इंक्लूड कर लेते हैं। साथ साथ इन कैश बुक के साथ साथ हम जर्नल एंट्री भी यहीं पास करते हैं। क्या पास करते हैं? जर्नल एंट्री भी यहीं पास करते हैं। अब कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो आता है हमारा क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में बेटा हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमने रिकॉर्डिंग करी, अब हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली मेन हमारा लेजर प्रिपरेशन होता है। क्या होता है? लेजर प्रिपरेशन होता है। क्या होता है? लेजर प्रिपरेशन होता है। लेजर प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर मैं राम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो मैं राम के अकाउंट में डाल दे रहता हूँ। जैसे कि मैंने उसको 1/4/2022 को सेल्स करी 5 लाख रुपए की, तो सेल्स लिख दी। फिर उस व्यक्ति ने हमें 5/4/2022 को हमें कैश दे दिया 3 लाख रुपए। अब मुझे बताओ, फिर हमने 30/4/2022 को फिर से हमने उसको माल बेच दिया, कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का। ठीक है, और जब 30 अप्रैल 2022 को अब उसका कुछ बैलेंस बच गया होगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो इधर से टोटल कर लेंगे हम, 7 लाख, डेबिट साइड का 7 लाख टोटल आ गया, और इसमें से 3 लाख चला गया, तो एट द एंड 4 लाख रुपए का हमारा बैलेंस बच जाता है। देखिए, तो जो हमारे बिजनेस का जो ओनर होगा, जो प्रोप्राइटर होगा, वो हमसे जानना चाहेगा, भाई मुझे ये बताओ कि हमारा राम का मुझे खाता चेक करना है, मुझे राम का खाता चेक करना है। तो हम उसको ये दिखाएंगे कि देखिए भाई साहब, हमने 1/4/2022 को सेल्स किए थे 5 लाख रुपए का, और उसने हमें 5/4 को 3 लाख रुपए का दे दिया। तो दिस इज क्लासिफिकेशन। हमने जो एक अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन थी, हमने उनको एक जगह पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, और यही बोला जाता है लेजर प्रिपरेशन। इसी को कहा जाता है लेजर प्रिपरेशन करना, और ये पार्ट बनता है क्लासिफाइंग का। तो अभी तक हमने 2 स्टेप पढ़ लिए, वन इज रिकॉर्डिंग एंड द सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन। आफ्टर दैट हमारा थर्ड जो स्टेप आता है वो आता है समराइजिंग का। देखिए, अब जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी, जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर ली, लेजर प्रिपेयर कर लिया, लेजर प्रिपेयर करने के बाद हम समराइजिंग करते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। समराइजिंग में हम क्या क्या प्रिपेयर करते हैं? समराइजिंग में हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या प्रिपेयर करते हैं बेटा? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जब ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गए, इनको आप लोगों ने 11th में सीखा ही होगा कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज मैं आगे आपको देने वाला हूँ सो दैट हमें कोई प्रॉब्लम ना हो 12th के सिलेबस को पढ़ते हुए। आफ्टर दैट जब हम सिमराइजिंग कर देते थे, एनालिसिस करते थे, एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस और उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन बेटा एनालिसिस में कुछ नहीं होता। आपकी 12th की जो किताब है ना, उसका सेकंड जो बुक है उसको, उसकी बात हम इसमें करेंगे। इसमें हम रेशियो एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे रेशियो एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि बैलेंस, और रेशियो एनालिसिस करने के बाद ये चेक करते हैं क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, हमारा बिजनेस बिल्कुल ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा। आफ्टर दैट जब हम एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कम्युनिकेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कम्युनिकेट। किसके साथ? यूज़र्स के साथ। अब भैया यूज़र्स कौन होते हैं? देयर कैन बी वन इंटरनल यूज़र्स एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र तो भाई खुद ब खुद प्रोप्राइटर ही है, खुद ब खुद प्रोप्राइटर ही है, खुद ब खुद प्रोप्राइटर ही होता है। प्रोप्राइटर जो होते हैं इंटरनल यूज़र होते हैं। एक्सटर्नल में हमारे होते हैं बैंक्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है। इसी प्रकार से हमारे बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए। क्रेडिटर्स भी तो जानना चाहते हैं। क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? क्रेडिटर वो जिनसे हमने माल उधार खरीदा है। अब वो भी तो जानना चाहेंगे कि भाई इसकी कंडीशन क्या चल रही बंदे की। ये जो प्रोप्राइटर है इस बिजनेस की कुछ कंडीशन ठीक ठाक भी है कि नहीं, हमारा पैसा रिकवर भी हो पाएगा कि नहीं। गवर्नमेंट क्या जानना चाहती है? गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि जो हमारे टैक्सेस आने हैं इससे ये दे भी पाएंगे कि नहीं। इनके बैलेंस शीट देख के क्या लगता है इनकी औकात भी है कि देने की, नहीं वापस देने की। अब बैंक वाले क्या देखना चाहते हैं? बैंक वाले देखना चाहते हैं, बैंक वाले देखना चाहते हैं कि भाई मैंने जो लोन दे रखा है आपको वो रिकवर भी हो पाएगा कि नहीं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कम्युनिकेट करना। हम जब बैलेंस शीट बन जाती है फिर उसको हम लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर देते हैं, जो यूज़र्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर देते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमने जो पढ़ा, अब हम देख लेते हैं हमारे नोट्स के अंदर। नोट्स के अंदर देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा, अब हम जो हमने चीज़ें समझी, अब इस चीज़ को जो हमने नोट्स में हमने यहाँ डाला हुआ है इसको देखो। इट इज़ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब बात आती है बेटा, रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासीफाइंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, उन्हीं ट्रांजैक्शन को जो कि फाइनेंशियल नेचर की होगी, मतलब जो मनी टर्म में मेजर हो सकती है। अब एक एग्जांपल देता हूँ। ए और बी बंदे थे, ए और बी बंदे थे, उन लोगों ने लड़ाई करी। ए और बी की जो हो गई हाथापाई हो गई आपस में। ए और बी की हाथापाई हो गई। हाथापाई होने की वजह से क्या हुआ, बी ने ए को फोड़ दिया ढंग से रख के, बहुत अच्छे से पीट दिया। पीटने की वजह से उस, अब एक बात बताओ, जब ए और बी की लड़ाई और बी ने से पीट दिया, इज दिस अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्या ये हमें लिखना चाहिए जनरल एंट्री में? क्या ये लिखना चाहिए हमें जनरल एंट्री में कि ए को पीटा, अकाउंट डेबिट टू बी ने पीटा, इस तरह से ये जनरल एंट्री, क्या ये फाइनेंशियल नेचर में रिकॉर्ड की जा सकती है? नहीं की जा सकती बेटा, हमें ये नहीं लिखनी है, ये ट्रांजैक्शन नहीं लिखनी है हमने। इसी प्रकार से एक बॉस ने अपने एम्प्लॉय को डांट दिया, क्या ये भी हम रिकॉर्ड करेंगे? क्या ये भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे। द थिंग इज हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें। अब मान लीजिए जब बी ने ए की पिटाई कर दी, बहुत अच्छे से पीट दिया, उसके बाद उसको चोट लगी, लेकिन इनका जो एम्प्लॉयर था वो बहुत ही दिल से बहुत अच्छा था, तो उसने उसकी पट्टी करवा दी ए की, और पट्टी करवाने के बाद जो मान लो जो 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा आया, उस 2-3 हज़ार रुपये के खर्चे, दिस इज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये क्योंकि बिजनेस का खर्चा माना जाएगा, रीजन बीइंग कि बिजनेस जो है, जो प्रोप्राइटर है उसने एम्प्लॉय के लिए कुछ खर्चा किया, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए, स्टाफ के वेलफेयर के लिए खर्चा किया, तो ये खर्चा मान लिया जाएगा और इसको खर्चे को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिकॉज नाउ दिस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म्स में ये मेजर किया जा सकता है। आ गई आपको बात समझ में? आफ्टर दैट जब हमारा आपको, अब ये बात अभी कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, वही ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल टर्म में मेजर की जा सकती है, उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे।
आफ्टर दैट कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम आइडेंटिफाई करें कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हमारे बिजनेस में कौन कौन से हो रहे हैं। वो कैसे करेंगे, बिल देख के, जब हमने किसी को सेल करी होगी, जब हमने किसी से खरीदा होगा तो वहाँ से परचेज इनवॉइस हमारे पास आया होगा, हमने किसी को पेमेंट करी होगी तो हमने पेमेंट का वाउचर प्रिपेयर किया होगा, हमने जब किसी से पैसे लिए होंगे, कैश में रिसीव किया होगा तो उसका हमारे पास जो है कैश रिसीट वाउचर प्रिपेयर हमने किया होगा। ये सब आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उनको हम मेजर कर लेंगे। जो आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन इवेंट हमने आइडेंटिफाई किए थे, जो ट्रांजैक्शन इन इवेंट को हमने आइडेंटिफाई किया, उनको मेजर करेंगे, मतलब अमाउंट में कैलकुलेट कर लेंगे। आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग मतलब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें कि हम जनरल एंट्री वगैरह करते हैं। आफ्टर दैट हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया। एक अकाउंट से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शन है उनको एक के नीचे लिखना शुरू कर देंगे। दिस इज व्हाट आवर लेजर प्रिपरेशन इज, दिस इज व्हाट वी कॉल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप तब आता है समराइजिंग। समराइजिंग में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट। अब देखो पूरे साल हमने ट्रांजैक्शन करी, पूरे साल ट्रांजैक्शन करने के बाद आज हम 31 मार्च 2022 को खड़े होकर बोलते हैं कि भाई साहब हमें हमारी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन देखनी है, आज की डेट में हमारी सिचुएशन की, पूरे साल हमने क्या किया, पूरे साल की जो ट्रांजैक्शन थी उसमें हमने कितने का प्रॉफिट कमाया, कितने का लॉस हुआ, हम जानना चाहते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल समराइजिंग। हम क्या करते हैं, सारी ट्रांजैक्शन को समराइज करना शुरू कर देते हैं। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। आफ्टर दैट जब हमने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बन गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन लग गए, सब चीज़ हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, इंटरप्रिटेशन हम ही करते हैं। बहुत सारे रेशियोज वगैरह निकाल के देते हैं और इन रेशियोज के ब्याह पर ही हम एक इंफॉर्मेशन जनरेट कर पाते हैं कि हाँ व्हाट विल बी द फ्यूचर आउटकम इन दिस बिजनेस, मतलब हम लोगों के फ्यूचर में क्या हमारी पोजीशन होने वाली है, कहीं ना कहीं वो निकालते हैं। दिस वी विल लर्न इन फ्यूचर। जब हमारी क्लास 12th की सेकेंड बुक हम पढ़ेंगे तब हम समझ जाएंगे इस चीज़ को। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ है, देयर आर two system of accounting. One is double entry system, one is double entry system, and the second one is single entry system. अब बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक को तो हम डेबिट करते हैं और एक को हम करते हैं क्रेडिट। अब एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू। हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होंगे, मतलब 2 जगहों पे तो कम से कम असर पड़ रहा होगा हर ट्रांजैक्शन का। याद रखना, मैं आगे इस चीज का लिंक करूंगा कि भैया डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो 2 एस्पेक्ट, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट है और हम दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में कहते हैं, वैसे तो देखो प्रैक्टिकली देखा जाए हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट है। फॉर एग्जांपल मैंने बी को माल बेचा, तो बी को जो माल बेचा तो बी का अकाउंट भी कहीं ना कहीं उसका एक अकाउंट प्रिपेयर हो गया और मेरा यहां से दूसरा एस्पेक्ट, हमने जब उसे माल बेचा तो वो हमारा डेटर बन गया। डेटर बन गया मतलब उस व्यक्ति से हमें पैसे मिलेंगे कभी ना कभी फ्यूचर में, तो जब उसको मैंने माल बेचा तो वो मेरा डेटर बन गया। दूसरा एस्पेक्ट क्या पड़ा, मेरा स्टॉक भी तो सेल हो गया, मेरा स्टॉक भी तो कम हुआ गया ना। तो हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 जगह पे असर पड़ता है। दिस इज व्हाट आर डबल एंट्री सिस्टम एंड व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। वो कहते हैं कि देखो प्रैक्टिकली देखा जाए होते तो हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 एस्पेक्ट है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम कहता है केवल मैं एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करूंगा, केवल एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करूंगा, जो कि आज की डेट में प्रैक्टिकली देखा जाए तो दिस सिस्टम इज मतलब बहुत कम रह गया है। प्रैक्टिकली सब जगह मैक्सिमम जगह पे डबल एंट्री सिस्टम होगा। और अपनी आप बुक भी उठा करके देखोगे ना तो उसमें लिखा होगा डबल एंट्री बुक कीपिंग, ठीक है। जब अपनी बुक उठा करके भी देखोगे तो उसमें भी यही लिखा होगा डबल एंट्री बुक कीपिंग। आफ्टर दैट अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, मैं ना 2 अकाउंटेंट की बात करूंगा, 2 अकाउंटेंट की बात करूंगा।
मैंने दो अकाउंटेंट की बात करूंगा, एक है हमारा ए और एक है हमारा बी। ये भैया हमारा रहता है दिल्ली में, ये रहता है हमारा दिल्ली में, और ये रहता है हमारा मुंबई में। एक रहता हमारा दिल्ली में, एक रहता है हमारा मुंबई में। हमने सेम डेटा, एक हमारे जो थे मिस्टर रतन लाल, हमने कहा आप दोनों को एक ही डेटा, दोनों को हमने एक ही डेटा दिया, मिस्टर रतन लाल का डेटा दिया हमने दोनों को। हमने कहा कि भाई ए और बी दोनों आप इनकी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर करके लाओ। हमने एक ही डेटा दिया दोनों को। अब क्या होता है ए जो है ए प्रिपेयर करके लाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिस्टर रतन लाल की एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्या है कि मिस्टर रतन लाल की जो सेल्स है वो है 5 लाख रुपए की, ठीक है, और उसकी जो परचेजेस हैं वो है 3 लाख रुपए की। उसके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हैं 20,000 रुपए के। और ये उसका डेटा है। उसके कुछ खर्चे भी हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हैं, वो है 30,000 रुपए के। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अच्छा, उसने मिस्टर रतन लाल ने कहा कि मेरे ना पर्सनल एक्सपेंसेस है, जैसे कि मेरे बच्चे की स्कूल फीस है 10,000 रुपए की। अब बात को ध्यान से समझना, ए ने जो फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस, मिस्टर ए ने प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर किया। ये हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं मिस्टर ए ने प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर किया। बाय साइड में लिखा बाय सेल्स कितने रुपए की, 5 लाख रुपए की, और टू साइड में लिखा टू परचेज 3 लाख रुपए की। फिर उसके बाद लिखा हमने टू डायरेक्ट एक्सपेंस कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। और साथ साथ उस व्यक्ति ने क्या लिखा, उसने क्या लिखा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद यहाँ निकाल दिया उसने ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। इधर से टोटल लेके आया 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का। ये बच जाएगा हमारे पास 1,80,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। 1,80,000 का ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना, 1,80,000। और उसने क्या क्या इधर लिखे, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने रुपए का भाई, उसने इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया 30,000 का। फिर उसने साथ साथ यहाँ पे स्कूल की फ़ीस भी डाल दी और 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का उसने स्कूल की फ़ीस भी निकाल दी। और आफ्टर दैट हमारा नेट प्रॉफिट निकाल के दिया उसने 1,40,000, 1,80,000, 1,80,000, ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने जो उस डेटा को उठाया, उसने प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर किया, सेम टू सेम वैसे ही प्रिपेयर किया, और ग्रॉस प्रॉफिट वैसे ही निकाला, कोई इशू नहीं आया उसमें 1,80,000 रुपये का। लेकिन यहाँ जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे उसने, वो लिखे उसने 30,000 के, बट स्कूल फीस को उसने नहीं लिया। और नेट प्रॉफिट कितना निकाल के दिया उसने, नेट प्रॉफिट निकाल के दिया 1.5 लाख रुपए का। तो बात समझ में आई बेटा। अब हुआ क्या, मेरी बात को ध्यान से समझना। ये एग्जाम्पल कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि अब मेरे मिस्टर ए ने तो प्रॉफिट निकाल के दिया 1,40,000 रुपये का, और मिस्टर बी ने जो प्रॉफिट निकाल के दिया वो दिया 1.5 लाख रुपए का। अब समस्या ये आ गई भैया, कौन से के प्रॉफिट को माना जाए, मिस्टर ए का प्रॉफिट मान लूं या मिस्टर बी का प्रॉफिट मान लूं, आ गई प्रॉब्लम, है ना। तो इसलिए रतन लाल बड़ा कंफ्यूज हो गया।
बड़ा कंफ्यूज हो गया। इसी के लिए जो है कॉन्सेप्ट प्रिपेयर किए जाते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिपेयर किए जाते हैं, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट हर एक अकाउंटेंट ने फॉलो करने हैं, हर एक अकाउंटेंट ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, सबने वही कॉन्सेप्ट फॉलो करने हैं, आप उनसे हट नहीं सकते। दिस इज आर द गाइडलाइंस दैट नीड टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या इस व्यक्ति ने गलती करी, मिस्टर ए ने गलती करी, उसने उसके बेटे की जो स्कूल फीस थी उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के उसका खर्चा मान लिया। आगे बात समझ में। अब हुआ क्या, क्योंकि मिस्टर ए ने अपने कॉन्सेप्ट लगाए, मिस्टर बी ने अपने कॉन्सेप्ट लगाए, दोनों का अलग अलग प्रॉफिट आ गया। प्रॉब्लम आई सामने कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हर एक व्यक्ति कुछ और अपना जजमेंट लगाएगा, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति कुछ और जजमेंट लगाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉसेस तो अलग ही आते रहेंगे, हम एक रिलायबल इंफॉर्मेशन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, और हर एक व्यक्ति का अपना अपना जजमेंट है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो गया कि कुछ एक गाइडलाइंस प्रिपेयर की जाए, जिससे कि हमारा डेटा जो प्रिपेयर है, चाहे वो दिल्ली में बैठ के प्रिपेयर कर रहा हो, चाहे वो मुंबई में बैठ के प्रिपेयर कर रहा हो, कहीं भी प्रिपेयर कर रहा हो, प्रॉफिट जो आना चाहिए बिल्कुल सही आना चाहिए। मतलब हर एक गाइडलाइंस निकाल दी गई कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की गाइडलाइंस ये आपको फॉलो करनी है जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो यही हमारे भाई आज की डेट में जो हमें पढ़ना है, यही हमारे कॉन्सेप्ट है, जो आज हमने कुछ कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं। देखिए सारे कॉन्सेप्ट तो नहीं हम पढ़ेंगे, लेकिन हाँ कुछ कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ेंगे। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कहता है पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो निकल के वो ये है, हाँ जी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब बात को ध्यान से सुनना, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करें, ध्यान से सुनना, जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करें तो ये अज्यूम करके चलें कि हमारा बिजनेस लॉन्ग रन में चलेगा। मतलब ये नहीं कि एक दिन में ही खत्म हो जाएगा, अगले साल खत्म हो जाएगा। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ये अज्यूम करके प्रिपेयर करनी है कि आपका बिजनेस लॉन्ग रन चलेगा, बहुत लंबी लाइफ चलेगा। मतलब हम देख भी नहीं सकते गोइंग कंसर्न, मतलब इनफिनाइट पीरियड के लिए चलेगा। आप उसे ये नहीं कह सकते कि 1 साल बाद बंद हो जाएगा, ये नहीं कह सकते कि 2 साल बाद बंद हो जाएगा, नहीं। देयर इज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इट्स एग्जिस्टेंस के ऊपर अनसर्टेनिटी है। चलने को तो 2 महीने चल जाए, और ना चले तो चलने को तो पता नहीं कितने सालों चलेगा, लेकिन ना चले तो 2 महीने भी ना चले। लेकिन आप जब अकाउंटिंग करोगे तो आप लोगों ने ये मानना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें ये मान के प्रिपेयर करनी कि हमारा बिजनेस लॉन्ग रन में चलेगा। इसी की वजह से ना, अब इसी की वजह से समझो जरा, इसी की वजह से देखो समझो जरा। ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिज्यूमिंग दैट बिजनेस इज कंटिन्यूइंग और गोइंग कंसर्न। ये अज्यूम करके चलना है कि बिजनेस जो चलेगा लंबे समय तक चलेगा, चलता रहेगा, कंटिन्यू बिजनेस है। देर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, हमारी कोई क्लोज करने की इंटेंशन नहीं है, ये अज्यूम करके चलना चाहिए। चाहे वो 1 महीने बाद बंद हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन आप ये अज्यूम करके चलोगे कि बिजनेस बंद नहीं करना है, अकाउंटिंग उसी हिसाब से करनी है। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो है हमारा फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट अ कॉस्ट एंड डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब बात को ध्यान से समझना, देखो एक हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आया, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से ना हमारे एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो 2 कैटेगरी में बट गए। एक होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसी वजह से देखिए 2 खर्चे जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द सेकंड वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो जिनका बेनिफिट हमें बहुत लॉन्ग रन तक मिलेगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं कुछ समय के लिए,
जैसे हम रेंट पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, सैलरी 1 महीने के लिए तो पे कर रहे हो, रेंट हम 1 महीने के लिए तो पे कर रहे हैं। बट जो फिक्स एसेट हम खरीदते हैं जैसे फर्नीचर, मशीनरी, क्या 1 साल के लिए बेनिफिट मिलता है क्या उसका? पता नहीं कितने सालों तक हमारे फर्नीचर रखे रखे आते हैं, बहुत लंबे लंबे तक समय तक चलते हैं। मशीनरी का बेनिफिट हमें बहुत लंबे समय तक मिलता है। दिस इज व्हाट आर गोइंग कंसर्न इज ऑल अबाउट। हमारा ये जो गोइंग कंसर्न था वो इसी के लिए था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। मेरी बात ध्यान से सुनना। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, ध्यान से सुनो, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट हैं एक दूसरे से। ध्यान से सुनना, जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो, बिजनेस और बिजनेसमैन को एक दूसरे से अलग मानना है। इसी की वजह से ये मान लीजिए हमारा एक बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है और ये हमारा भैया प्रोप्राइटर साहब हैं, बड़े खुश हैं, दिल खुश रहता है इनका। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये बिजनेस है हमारा, ये हमारा बिजनेस है और ये हमारे प्रोप्राइटर साहब हैं, प्रोप्राइटर साहब भैया हैं। अब देखो मेरी बात है, इस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये था, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो बिजनेस और बिजनेसमैन को सेपरेट मानना है। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो बिजनेस चला कौन रहा है? चला तो प्रोप्राइटर ही रहा है, लेकिन जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको ये मानना है कि प्रोप्राइटर और बिजनेस दोनों के दोनों क्या हैं? सेपरेट फ्रॉम ईच अदर है। इसी वजह से जो भी पैसा बिजनेस में लेके आता है, जो भी पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लेके आता है, ये इसको बोला जाता है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। एंड जो भी पैसा बिजनेसमैन इसके लिए दे रहा है और ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी। तो देखो बिजनेस क्या कह रहा है बिजनेसमैन से कहता है, हे बिजनेसमैन, मैं तेरी बात मानता हूं, तूने जो ये मुझे आज पैसे दिए हैं ना बिजनेस चलाने के लिए, ये मैं अपने पास रखूंगा और एक दिन ना एक दिन जिस दिन तुझे जरूरत होगी मैं तेरे को वापस दूंगा। दिस इज अ लायबिलिटी फॉर मी, ये मेरे लिए लायबिलिटी है और जब तू कहेगा तब मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा, कोई इशू नहीं आएगा बेटा, मेरे को कोई इशू नहीं है, जब चाहे तू मेरे पैसे ले लियो। दिस इज व्हाट। तो जो भी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लाता है उसको बोला जाता है कैपिटल इंट्रोड्यूस, और कैपिटल बिजनेस के लिए एक तरह की लायबिलिटी होती है। कौन सी लायबिलिटी होती है? लायबिलिटी होती है, वो भी कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी, जो अंदर के व्यक्ति को ही देनी है। आ गई बात समझ में? जब वो पैसा विड्रॉ करके ले जा लेता है ना मिस्टर, जो हमारे प्रोप्राइटर साहब हैं, जो वो प्रोप्राइटर जो बिजनेसमैन है, जब वो पैसा निकाल के ले जाता है तो हम उसकी कैपिटल को लिख देते हैं कैपिटल विड्रॉन। क्या लिख देते हैं? कैपिटल विड्रॉन। जो भी पैसा लेके जाता है, जब आप पैसा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब बिजनेस क्या कह रहा है? अब देखो ये कहानी समझना बहुत जरूरी हो जाता है, बिजनेस कह रहा है कि भैया जो आपने मुझे पैसा दिया ना, दिस इज अ लायबिलिटी फॉर मी, मेरे ऊपर लायबिलिटी है, कभी ना कभी तो वापस करूंगा। और जब वो वैसा उस पैसे को वापस निकाल के ले गया, जब उस पैसे को विड्रॉ करके ले गया प्रोप्राइटर, तो मैं क्या कह रहा हूं? भाई मेरी लायबिलिटी कम हो गई, उसका जो पैसा मैंने देना था वो मैंने उसे वापस कर दिया। दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे यू, ये मैसेज मैं आपको देना चाहता था, मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट है हमारा, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। आपको ध्यान रखना है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट फ्रॉम ईच अदर होते हैं। बिजनेस का खर्चा बिजनेस में ही डलेगा, प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं डाल सकते, अगर डालोगे तो दैट इज अ एरर। आप इस कॉन्सेप्ट का उल्लंघन कर रहे होंगे, इसलिए कभी भी बिजनेसमैन के पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस के बुक्स में मत डालना। वो एक अलग बात है कि जब आप बड़े हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। प्रोप्राइटर जो है ना, प्रोप्राइटर कहते ही है मेरे सारे खर्चे बिजनेस के पर्सनल डालो इसमें, क्या तुम डालोगे? देखो भैया अच्छी बात सीखनी है, हम नहीं डालेंगे, हम एक अच्छे अकाउंटेंट बनेंगे और अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनेंगे भविष्य में जाके। तो अभी के लिए यही था। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बड़ा परेशान करता है लाइफ में यार। मतलब इसने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इसने ख़राब कर रखी है हमारी अकाउंट्स वालों की। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट बड़ा परेशान करता था। पिछले साल भी हमने 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस,
प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम, इस तरह से आउटस्टैंडिंग इनकम, ये 4-5 अकाउंट आपने सुने होंगे, बड़ा कंफ्यूज करते थे। प्रॉफिट एंड लॉस में कभी प्रॉफिट नहीं निकलता था इन अकाउंट की वजह से, इन अकाउंट की वजह से। आज हम इसको इस तरह से निचोड़ के पी जाएंगे ना, मतलब इस तरह से समझ लेंगे ना कि आपको कभी भविष्य में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और ध्यान से समझना एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मेरी बात को ध्यान से समझना। अब हम बात करेंगे, हम रफ पे जाते हैं, रफ पेज पे जाते हैं और हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझेंगे और हमें कोई नहीं और इस तरह से समझेंगे कि आज के बाद कभी भी हमारे सामने एक्रूअल कॉन्सेप्ट आएगा तो वो हमारे सामने कांपेगा। अरे ये तो जानते हैं, ये तो सचिन शर्मा जी से पढ़े हैं, इनको तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट ढंग से आता होगा। आइए देखो, मैं बीच में अपनी अपनी तारीफ करता रहता हूँ, टेंशन मत लेना उस चीज़ की। हाँ जी, तो हम जो पढ़ रहे थे वो थे एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट जरा एक बार फिर से हम इस चीज़ को देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट, क्या कहना चाह रहा है हमारे साथ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इनकम और एक्सपेंस विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज इनकम और एक्सपेंस व्हेन दे आर इनकर्ड वेदर पेड और नॉट। देखिए, खर्चे को खर्चा तब मानना है जब वो इनकर मतलब अराइज हो जाता है। यहाँ लिख लेते हैं, इनकर के साथ साथ क्या वर्ड यूज़ होता है, अराइज, बिकम, अराइज हो जाता है या डू हो जाता है या एक्रू हो जाता है। मतलब अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूँ ना, पैदा हो जाना। मतलब अब ध्यान से सुनो, इस चीज़ को समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। अपनी नोटबुक में डालेंगे एक्रूअल कॉन्सेप्ट, डालिए एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब देखिए, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है खर्चे को खर्चा तभी मानेंगे जब वो खर्चा अराइज हो गया या ड्यू हो गया या एक्रू हो गया। अब बात को समझना, एक बात को ध्यान से समझना। दिस इज माय फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और ये मेरा मंथ है मार्च और ये मेरी है 31 मार्च 2022, ठीक है। 31 मार्च 2022 है और इसका मार्च का जो है हमारे पास रेंट ड्यू हो जाता है। रेंट ड्यू का मतलब होता है कि रेंट हमें देना पड़ेगा 31 मार्च, मतलब हम पूरे मार्च के महीने पूरे मार्च का महीना हमने बिल्डिंग को या प्रमाइसेस को यूज़ कर लिया है, हमने बिल्डिंग को या प्रमाइसेस को यूज़ कर लिया है और अब हम इसका रेंट हमें पे करना है। पे करने मतलब ड्यू मतलब अराइज हो गया और इसका जो हमने रेंट पे किया वो करा पे 10/4/2022 को। पेमेंट कब हुई, 10/4/2022 को। और रेंट ड्यू या अराइज या एक्रू कब हो गया, ये हो गया हमारा 31 मार्च 2022 को। मुझे बताओ खर्चा किस फाइनेंशियल ईयर में, एक्सपेंस इन विच ईयर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। मतलब क्वेश्चन आता है कि भैया मुझे बताओ कि ये जो खर्चा है ये हम कौन से फाइनेंशियल ईयर में रिकॉग्नाइज करेंगे, 2021-22 में रिकॉग्नाइज करूं या 2022-23 में रिकॉग्नाइज करूं, जिस साल पेमेंट हुई है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है जिस टाइम वो एक्रू हो गया या अराइज हो गया या ड्यू हो गया, उस साल उसे खर्चा माना जाएगा, इसमें माना जाएगा, ना कि इसमें मान लिया जाएगा। एक्सपेंस माना जाएगा फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, क्योंकि वो अराइज हो गया। क्या हो गया, अराइज। लेकिन पे भले ही वो उसमें हुआ है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, लेकिन खर्चा वो किस साल का माना जाएगा, वो माना जाएगा फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। यही एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है। मुझे मतलब नहीं है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है मतलब ही नहीं है पेमेंट कब हो रही नहीं हो रही, उससे मतलब ले। लेकिन अगर खर्चा एक्रू हो गया, अराइज हो गया या ड्यू हो गया,
तो भैया उस खर्चे को इनकम तो माना ही जाए, वो खर्चे को खर्चा माना ही जाएगा। और वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के जब प्रॉफिट निकाल रहे होंगे वो उसी साल खर्चा ट्रीट कर लिया जाएगा 21-22 का, और उसी साल इनकम कैलकुलेट करते हुए उस खर्चे को माइनस करना पड़ेगा, चाहे वो उसकी एक्चुअल पेमेंट जो हुई है 22-23 में हुई है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूअल। अब इसको एक पर्सपेक्टिव से और समझते हैं, मान लीजिए मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ठीक है। दिस इज़ द मंथ मेरा मार्च मंथ है, मार्च 2022 का मेरा मंथ है, और मेरी फीस मैंने पूरे महीने पढ़ाने के बाद एक बच्चा था उसने मुझे जो ट्यूशन फ़ी पे करी, मुझे जो रिसीव हुई है, रिसीव्ड ऑन 10/4/2022। मतलब रिसीव्ड कब हुई है, मेरे को रिसीव्ड हुई है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। और ड्यू कब हो गई थी, फीस ड्यू, अराइज और एक्रू कब हो गई थी, मुझे बताओगे आप? ड्यू, अराइज और एक्रू कब हो गई थी? ये मेरे फाइनेंशियल एज ऑन 31/3/2022 को ये ड्यू और एक्रू और अराइज हो गई थी। मुझे बताओ मैं इनकम कब मानूंगा? इनकम कौन से फाइनेंशियल ईयर की इनकम मानी जाएगी? मुझे बताओ कौन से फाइनेंशियल ईयर की? भैया एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है जिस साल एक्रू हो गई, अराइज हो गई या ड्यू हो गई, उसी साल की वो इनकम मान ली जाएगी। तो दिस फाइनेंशियल ईयर में इनकम मान ली जाएगी और इस फाइनेंशियल ईयर में इनकम नहीं मानी जाएगी, भले ही उसकी पेमेंट जो होगी वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगी। मतलब जो पेमेंट मुझे रिसीव हो रही है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो रही है, लेकिन ये इनकम किस साल में फाइनेंशियल ईयर में मानी जाएगी? ये 31 मार्च 2022 में मानी जाएगी, 31 मार्च 2022 में मानी जाएगी। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? सीधी सी बात कह रहा है, मुझे मतलब नहीं है पेमेंट रिसीव कब हुई, पेमेंट मैंने पे कब करी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सॉरी बच्चों, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी। चलिए, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो उसी साल की इनकम मानूंगा, उसी साल का खर्चा मानूंगा जिस साल वो एक्रू हो गई थी, अराइज हो गई थी मेरे ऊपर। मतलब एक्सपेंस की मेरे ऊपर लायबिलिटी बन गई थी कि मुझे ये देना ही पड़ेगा। अब भले ही मैं इन फ्यूचर में पेमेंट करूंगा, लेकिन आज 31 मार्च को मुझे रेंट पे करना ही था, तो पे करना ही है, मेरे ऊपर ये लायबिलिटी आ गई। इसी प्रकार से जब मैंने किसी को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैंने पूरे मार्च महीने की ट्यूशन उसे पढ़ा दी है, उससे मुझे जो इनकम मिलेगी, अब मेरे पास क्या आ गया? राइट आ गया। क्या आ गया? राइट आ गया कि मुझे उससे ट्यूशन की इनकम मिलेगी ही मिलेगी। भले ही रिसीव मैं अगले फाइनेंशियल ईयर में करूँगा, बट इस साल मैं उसे इनकम मान लूँगा। आ गई आपको बात समझ में? हाँ जी। अब एक बात ध्यान से समझना, अब हम चलते हैं अपने नोट्स पे। नोट्स में समझो ज़रा, देखो, ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही ओनली वी गेट द फॉलोइंग अकाउंट। ये 4 अकाउंट पैदा होते हैं, इनको मैं पता क्या बोलता हूँ? इनको बोलता हूँ भाई बहन। ये सारे के सारे ना आपस में बहनें हैं, ये बहनें 4 बहनें हैं, ये बड़ा परेशान करती है। लेकिन हमें क्यों परेशान करेगी? हम तो बड़े ढंग से समझ लेंगे ना। अब बात को ध्यान से समझना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है वो एक्सपेंस जो ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं हुआ, अभी पे करना पड़ेगा, आगे पे करना पड़ेगा, आगे पे करना पड़ेगा। ये हमारे लिए पता क्या है? ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है। और कौन सी लायबिलिटी है बेटा? ये हमारे लिए एक
करंट लायबिलिटी होती है। कौन सी लायबिलिटी होती है? करंट लायबिलिटी। तो वो खर्चा जो मैंने अभी मेरा अराइज तो हो गया, मतलब मुझे पे करना, मेरे ऊपर लायबिलिटी तो आ गई कि मुझे पे करना पड़ेगा, लेकिन अभी पे नहीं किया। इस साल का खर्चा भी माना जाएगा, जिस साल ये पैदा हो गया उसी साल इसे खर्चा भी माना जाएगा। भले ही इसकी पेमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगी, कोई इशू नहीं है, बट ये आज अराइज हो चुका है, ड्यू हो चुका है, एक्रू हो चुका है, तो मेरे लिए लायबिलिटी बन चुका है। जब ये एक्रू हो जाए या अराइज हो जाए या ड्यू हो जाए, ये मेरे लिए लायबिलिटी बन चुका है, मुझे पे ही करना पड़ेगा, मैं इससे भाग नहीं सकता, इसलिए ये मेरे लिए एक लायबिलिटी बन जाती है। इसी प्रकार से अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आउटस्टैंडिंग इनकम की बात करेंगे। वो इनकम, ध्यान से देखना, वो इनकम जो ड्यू हो गई है, वो इनकम जो ड्यू हो गई है, मतलब पर रिसीव नहीं हुई, और ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए एक तरह का एसेट है कि मेरे पास राइट है, इन फ्यूचर ये पैसा मुझे मिलेगा, तो ये मेरे लिए एसेट बन जाता। और कौन सा एसेट बन जाता है मेरे लिए? ये करंट एसेट बन जाता है। कौन सा एसेट बन जाता है? करंट एसेट। बात समझ में आई? फिर आफ्टर दैट हमारे पास आता है प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंसेस। अच्छा बच्चों, आप लोग अपने मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो? आप लोग अपने मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो? आप बिल्कुल करवाते होंगे। आप एक बात बताओ, दो तरह के कनेक्शन होते हैं, एक होता है पोस्ट पेड कनेक्शन, एक होता है प्रीपेड कनेक्शन। पोस्ट पेड में क्या होता है कि जब आप पूरा महीने यूज़ करते हो उसके बाद पेमेंट करते हो, ठीक है। लेकिन प्रीपेड में क्या होता है, पहले आप पेमेंट करते हो और रिचार्ज करवाते हो, रिचार्ज करवाने के बाद ही आप उसे यूज़ कर पाते हो। तो जब आप एक बात सोचो, जब आपने पहले ही रिचार्ज करा लिया, 500 रुपये का रिचार्ज कराया, और आपके पास राइट आ गया कि अब आप इसे फ़ोन को यूज़ कर सकते हो 1 महीने का या 2 महीने का या 3 महीने का, जितना भी रिचार्ज का पीरियड होगा, वैलिडिटी पीरियड होगा, उतने पीरियड का मैंने रिचार्ज करा लिया, तो आपके पास एक राइट आ गया। क्या आ गया? राइट आ जाता है कि आप इस फ़ोन कॉल को यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द राइट। तो जब जो खर्चा मैं एडवांस में पे कर देता हूँ उससे मुझे राइट आता है, और राइट मेरे पास जब किसी चीज़ का राइट होता है तो वो मेरा एक एसेट बन जाता है। क्या बन जाता है? एसेट। तो यहाँ पे देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब इसे हम लिखेंगे, जो एक्सपेंस एडवांस में ही पे कर दिया, ये मेरे लिए एक तरह का एसेट है। और कौन सा एसेट है बेटा? ये मेरे लिए करंट एसेट है। कौन सा एसेट है? करंट एसेट। अब मैं एक बात करूंगा इनकम की। किसकी बात करूंगा? इनकम की। जो इनकम मुझे एडवांस में ही रिसीव हो गई, अभी मैंने कोई काम नहीं किया। खुद सोचो, अगर मेरे को एक ऐसा स्टूडेंट भी है जिसने, जो ट्यूशन फीस मेरे लिए इनकम है, एक ऐसा स्टूडेंट है उसने मेरे को पहले ही एडवांस में पेमेंट कर दी। खुद सोच के देखना, अब क्या मेरे ऊपर एक लायबिलिटी नहीं आ गई? यार इस व्यक्ति को मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा, इस स्टूडेंट को मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इस बंदे ने मेरे को पहले ही पैसे एडवांस में दे दिए हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एडवांस और प्रीपेड इनकम जो होती है वो हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है कि मुझे काम करके देना ही पड़ेगा। मतलब मेरे को पैसा पहले ही मिल गया, ये इनकम मैंने अभी कमाई भी नहीं थी, और कमाई तो मैं तब कर लूँगा ना जब मैं उनको ट्यूशन पढ़ा दूंगा, तब मेरी कमाई होगी। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है, लायबिलिटी बन जाती है। और कौन सी लायबिलिटी बन जाती है? करंट लायबिलिटी। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा अप्लाई होता है। सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बनती है। मतलब खर्चे को खर्चा तब मान लिया जाएगा जब वो पैदा हो गया, मतलब ड्यू हो गया, ठीक है। और इनकम को इनकम तब मान लिया जाएगा वो जब वो पैदा हो गई, ठीक है, या ड्यू हो गई या एक्रू हो गई। और उसको
उसको भले ही उसकी पेमेंट हमने की, किसी खर्चे की हमने भले ही पेमेंट अभी नहीं की, लेकिन इस साल के खर्चे में यूज़ हो गया ना, वो इस साल उसका हमने बेनिफिट ले लिया, एक्रू हो गया, उसका हमने यूज़ कर लिया, तो वो इस साल का खर्चा माना जाएगा। इसी प्रकार से इनकम तब इनकम मानी जाएगी जब हमने उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी या हमने वो कार्य कर दिया जो हमें काम करना था, भले ही उसकी हमें पेमेंट मिले या ना मिले, पेमेंट भले ही इन फ्यूचर मिलेगी, हमने अपना काम कर दिया ना। दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। आ गई बात समझ में? पक्का। अब आ जाते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, रूल्स ऑफ जनरल एंट्री। भैया यार ये भैया पढ़ा पढ़ा तो लग रहा है ये हमारे को। रूल्स ऑफ जनरल एंट्री हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था 11th में। अब कुछ बच्चों को वही वाली बात, कुछ बच्चों को ये याद होगा जनरल एंट्री के रूल्स वगैरह, और कुछ बच्चों को ये याद नहीं होगा। इसलिए हमारा फ़र्ज़ तो बनता है कि हम एक एक चीज़ बच्चे को जब हम समझा रहे हैं 12th में, तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि बच्चे को नहीं आता। ठीक है, तो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम जनरल एंट्री करते थे। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। देयर आर 2 अप्रोचेस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मेरी बात ध्यान से सुनना। जनरल एंट्री करने के लिए हमें अकाउंट्स को कैटेगरी में बांटना पड़ता था, क्योंकि उनके रूल्स अलग अलग हैं। अब एक बात ध्यान से सुनना, एक होती थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था, हमारे अकाउंट 3 प्रकार के अकाउंट होते थे। एक होता था पर्सनल अकाउंट, एक होता था रियल अकाउंट, एक होता था हमारा नॉमिनल अकाउंट। याद आ रहा? हाँ, आएगा ही। अब जब मैं बताऊंगा तब आएगा ही। तो जो पर्सनल अकाउंट होता था वो हमारा रिलेटेड टू पर्सन होता था। क्या होता था? रिलेटेड टू पर्सन होता था। अब पर्सन भी कितने प्रकार के होते थे? पर्सन भी हमारा एक तो होता था भैया आर्टिफिशियल पर्सन, एक होता था हमारा आर्टिफिशियल पर्सन, और एक होता था हमारा नेचुरल पर्सन। ठीक है, ठीक है। जितने भी अकाउंट, जितने भी खाते, जितने भी अकाउंट पर्सन से रिलेटेड, राम, श्याम, प्रोप्राइटर, कैपिटल, जिसका कैपिटल अकाउंट होता है, जिनका प्रोप्राइटर की जगह हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, राम, श्याम, बैंक, पीएनबी, ये सब चीज़ें जितने भी होते हैं ये सब हमारे पर्सनल नेचर के होते हैं। पर्सनल अकाउंट, इनका पर्सनल अकाउंट उनको ट्रीट किया जाता है। इनकी जनरल एंट्री का रूल क्या होता था? जनरल एंट्री का रूल होता था डेबिट द रिसीवर, जो भी रिसीव कर रहा है उसको डेबिट साइड में लिख दो, और क्रेडिट द गिवर, जो भी दे रहा है उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसी प्रकार से रियल अकाउंट होता था। दूसरा अकाउंट होता था हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में वो अकाउंट कंसिडर किए जाते थे जो हमारे एसेट से रिलेटेड होते थे, जैसे कि फिक्स एसेट, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, है ना, स्टॉक, ये सब चीज़ हमारे रियल नेचर के होते हैं। रियल नेचर के एसेट, कहीं ना कहीं एसेट दिखता था, हमें संपत्ति दिखती थी। तो इसका क्या रूल था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल, एक थर्ड होता था हमारा नॉमिनल, रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंस और गेन और लॉसेस। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। नॉमिनल नेचर का जो अकाउंट होते हैं वो होते हैं खर्चों से रिलेटेड होते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। तो जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट ऑल द इनकम, जितनी भी इनकम के अकाउंट होते हैं, जब हमारी इनकम होती है तो हम उन्हें क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है जी। लेकिन अब जो है, जो ये जो अप्रोच थी, ट्रेडिशनल अप्रोच, इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में हम इन्हें अप्लाई बहुत कम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मॉडर्न अकाउंट की। किसकी? मॉडर्न अप्रोच की। किसकी? मॉडर्न अप्रोच की। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच कहती है, मैं आपको ना उसमें समझाता हूँ, रफ में ना बना करके। देखिए अब हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच के बारे में। मॉडर्न अप्रोच ने पता क्या किया? मॉडर्न अप्रोच ने कहा कि मैक्स से मैक्स अगर अकाउंट खुलेंगे, अकाउंट ओपन होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर अकाउंट्स ओपन होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो वो 3 तरह के अकाउंट हो सकते हैं, बस 3 तरह के। एक होता है हमारा, या तो वो एसेट अकाउंट होगा, या तो वो मेरा एसेट अकाउंट होगा, या फिर वो मेरा लायबिलिटी होगा, मेरे लिए लायबिलिटी होगी। ठीक है, या वो मेरे लिए होगा इनकम या फिर एक्सपेंस। ठीक है, इनकम नॉमिनल नेचर की होंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, नहीं 3 नहीं 4 प्रकार के होते, सॉरी
इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। एक होता है इनकम और एक होता है हमारा लास्ट में एक्सपेंस। अब बात को ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा जितने भी अकाउंट बनेंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। राम मेरा डेटर है, डेटर मेरे लिए क्या होता है, एसेट, तो वो किस में चले जाएंगे, इस वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। कैपिटल मेरे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी किस साइड में चली जाएगी, लायबिलिटी साइड में, ठीक है। सेल्स मेरे लिए इनकम होती है तो वो इनकम का पार्ट बन जाएगा। रेंट में पे कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए खर्चा का पार्ट बन जाएगा। तो ये 4 अकाउंट में हमने डाल दिया और पूरी की पूरी जर्नल एंट्री जो है इन्हीं 4 अकाउंट में कंसिडर करनी पड़ेगी। अब बात को ध्यान से समझना, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं एसेट की बात करूंगा, देखो लायबिलिटी को मैंने 2 में कैटेगरी कर दिया, लायबिलिटी और कैपिटल। ध्यान से सुनना, है वो एक ही चीज़। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। एसेट का अकाउंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसे डेबिट साइड पे लिखना है जर्नल एंट्री करते वक्त। अगर एक एसेट, पहली बात तो आपने क्या करना है, पहली बात आपने ये करनी है कि कैटेगराइज करना है कि ये अकाउंट किस कैटेगरी में जाएगा, एसेट कैटेगरी में जाएगा, लायबिलिटी कैटेगरी में जाएगा, कैपिटल कैटेगरी में जाएगा, इनकम कैटेगरी में जाएगा या एक्सपेंस कैटेगरी में जाएगा। इन 5 में से एक कैटेगरी में ज़रूर जाएगा एक ना एक अकाउंट। सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से अकाउंट में जाएगा। सबसे पहले जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद रूल लगाएंगे। अगर वो एसेट में आया, अगर वो अकाउंट एसेट में आया तो हम उसको, अगर वो एसेट बढ़ रहा होगा, अगर वो एसेट की वैल्यू बढ़ रही, उसका बैलेंस बढ़ रहा होगा, तो उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे बेटा, हम डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर उसकी वैल्यू घट रही होगी, डिक्रीज इन एसेट हो रहा होगा, तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। फिर हम दूसरी कैटेगरी पे जाते हैं। अगर एक अकाउंट जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओपन कर रहे हो, इट कैन बी either an asset, it can be a liability, it can be a income, it can be a expense। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर वो लायबिलिटी निकल के आ जाती है या फिर कैपिटल अकाउंट बन के निकल के आ जाता है, तो उस केस में जनरल एंट्री करते वक्त ध्यान रखनी है ये एंट्री, क्या, इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी क्रेडिटेड या इंक्रीज इन लायबिलिटी और कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। अगर कैपिटल बढ़ रही है या लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे जनरल एंट्री करते वक्त। इसी प्रकार से अगर देयर इज अ डिक्रीज इन लायबिलिटी और कैपिटल, इन दैट केस इट विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड इन द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री की डेबिट साइड में वो लिखी जाएगी, वो जर्नल एंट्री की डेबिट साइड में लिखी जाएगी। आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं एक्सपेंस की बात करूंगा। अगर एक अकाउंट आपके लिए एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल रेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, स्टेशनरी हो गया, स्टाफ वेलफेयर हो गया, सैलरी एंड वेजेस हो गया, फ्रेट हो गया, जितनी भी ये सारे खर्चे हैं, ये मेरे खर्चे बनेंगे। ये मेरे खर्चे जब भी बढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, इंक्रीज इन एक्सपेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड वाइल डूइंग द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करते हुए अगर आपका खर्चा बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो आपको उसको डेबिट साइड पे लिखना है। कौन से अकाउंट में लिखना है उसे, उसको कौन सी साइड पे लिखना है, उसको डेबिट साइड पे लिखना है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझ में आ गई। ये देखो, लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में लिखनी है, लायबिलिटी जब घटेगी तो डेबिट साइड में लिखनी है, कैपिटल जब बढ़ेगी तो क्रेडिट में लिखनी है, कैपिटल जब घटेगी तो डेबिट साइड में लिखनी है, एक्सपेंस जब बढ़ेंगे तो डेबिट साइड में लिखना है, एक्सपेंस जब घटेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखना है, इनकम जब बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में लिखना है, इनकम जब घटेगी तो डेबिट साइड में लिखेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हम ना इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, इन चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से दिमाग पर बैठा लेना है। देखो मेरे साथ मेमोराइज करना, बोलना, अपने आप बोलना। जहाँ भी तुम बैठे होंगे, कहीं पे भी आप बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने वहाँ पे मेरे साथ ही बोलना है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अकाउंट्स को 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एक तो एसेट, एक लायबिलिटी, एक इनकम और एक एक्सपेंस, ठीक है। कैपिटल भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है,
कैपिटल भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, बिजनेस और बिजनेसमैन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बिजनेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेसमैन एंड द बिजनेसमैन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस। अगर कोई बात हुई, बिजनेस ने किसी काम को गलत किया तो बिजनेस के कान पकड़े जाएंगे। अगर किसी बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल एंड पे कोई गड़बड़ की है तो बिजनेस के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात को ध्यान से समझना, हम पढ़ रहे थे जर्नल एंट्री के रूल्स, मॉडर्न अप्रोच। इसमें कहते हैं कि अकाउंट की 4 कैटेगरी बच सकती है। एक होता है हमारा एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, इनकम अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। एसेट की अगर हम बात करें, अगर एक एसेट है तो एसेट जब बढ़ेगा तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, एसेट अगर घटेगा तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। इसी प्रकार से अगर लायबिलिटी हमारी बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में जाएगी और अगर लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट साइड में जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं इनकम की, कैपिटल में, अगर मैं इसमें स्पेसिफिकली कैपिटल की भी बात करूँ ना, तो भी सुनना, अगर मेरी कैपिटल बढ़ेगी तो वो क्रेडिट साइड पे लिखी जाएगी और अगर वो घटेगी तो वो डेबिट साइड पे लिखी जाएगी। ठीक है। इसके बाद हमारी बात आती है, अगर एक अकाउंट इनकम अकाउंट है, इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पे जाती है, अगर इनकम घटती है तो डेबिट साइड पे जाती है। इसी प्रकार से अगर मैं एक्सपेंस अकाउंट की बात करूं तो अगर मेरा जब एक्सपेंस बढ़ता है तो वो मेरा डेबिट साइड पे आता है और जब घटता है तो क्रेडिट साइड पे आता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब इस बात को ध्यान से समझने की बात करना। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा मॉडर्न अप्रोच थी जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों ने खुद जवाब देना है। मुझे बताओ, ऑन विच साइड इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड। कौन सी साइड पे इनका जब इंक्रीज होगा तो वो कौन सी साइड पे? मुझे बताओ। मशीनरी, हमने क्या रूल पढ़े थे एसेट के बारे में? मशीनरी हमारा क्या है? एसेट है। एसेट जब बढ़ते हैं तो भैया डेबिट होते हैं, तो हम इसे डेबिट साइड में लिख देंगे। कौन सी साइड में लिख देंगे? डेबिट। मुझे बताओ क्रेडिटर, क्रेडिटर आपके लिए क्या है? क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। जब हमने किसी से उधार माल खरीदा तो हमारे लिए वो क्या है? एक लायबिलिटी है, हमें कभी ना कभी तो उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो वो मेरे लिए क्रेडिट हो जाएगा। जब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज, हमने पढ़ा था लायबिलिटी में, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है भैया तब वो क्रेडिट होती है और जब लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। तो यहाँ पे तो इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो ये क्रेडिट साइड में चली जाएगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, मोहन का कैपिटल अकाउंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मोहन का कैपिटल भैया बिजनेस के लिए कैपिटल अकाउंट जो होता है वो लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है भैया, और लायबिलिटी जब घटती है तो डेबिट होती है। तो इन दिस केस बिकॉज मोहन की कैपिटल बढ़ रही है तो हम इसे कौन सी साइड पे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। मुझे बताओ, सेल्स के अकाउंट की बात करेंगे। सेल्स भैया, सेल्स हमारे लिए ना इनकम होती है। क्या होती है? सेल्स का नेचर होता है इनकम का नेचर। तो जब सेल्स इनकम, अब हमने इनकम में पढ़ा था, जब इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और घटती है तो डेबिट होती है। इस केस में सेल्स जो है हमारी बढ़ रही है तो हम इसे कौन सी साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। फिर हम कैरेज आउटवर्ड की बात करेंगे। कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? जब मैं माल भेज रहा था मतलब जब मैं आउटवर्ड, जब मैं माल बेच रहा था, आगे किसी को सेल कर रहा था, उस समय मैंने कैरेज पे किया। कैरेज मतलब होता है किराया, भाड़ा मैंने पे किया, तो वो मेरे लिए एक तरह का खर्चा हुआ। क्या हुआ? खर्चा। और खर्चा जब बढ़ता है तो डेबिट होता है और जब घटता है तो क्रेडिट होता है। तो ये मेरा भैया डेबिट साइड पे जाएगा। कौन सी साइड पे जाएगा? डेबिट साइड पे। आफ्टर दैट कैश की बात करूंगा। भैया कैश ना मेरे लिए एक एसेट है। क्या है? संपत्ति है। आज ये सब एसेट है और एसेट की जो रूल है वो ये है, जब हमारा एसेट बढ़ता है मतलब इंक्रीज इन एसेट इट विल बी डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इट विल बी क्रेडिटेड। अगर कैश बढ़ रहा होगा तो मैं उसे कौन सी साइड पे लिखूंगा? डेबिट साइड पे। ठीक है। अब मैं बात करूंगा डेटर। डेटर क्या होते हैं बेटा? डेटर वो लोग होते हैं जिनको मैंने उधार माल बेचा है। मैंने जिनको बेचा है, जिससे मैं उधार माल खरीदता हूं वो मेरे क्रेडिटर होते हैं, लेकिन जिन्हें मैं माल बेच रहा हूं वो मेरे डेटर होते हैं। क्या होते हैं? डेटर।
तो डेटर मेरे लिए क्या होता है, एसेट। एसेट क्यों है, क्योंकि कभी ना कभी इनसे मुझे पैसा ज़रूर मिलेगा, तो इसलिए डेटर मेरे एसेट है। और एसेट का रूल कहता है कि जब एसेट इंक्रीज होते हैं तो वह डेबिट जाते हैं, अगर डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट साइड जाते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मेरा एसेट बढ़ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, रेंट अकाउंट मेरे लिए खर्चा है। क्या है, खर्चा। और खर्चे का रूल क्या कहता था कि इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंस विल बी क्रेडिटेड। तो रेंट अकाउंट अगर बढ़ रहा है तो मेरा वो डेबिट साइड में जाएगा। अब मेरी बात ध्यान, हाँ जी, अब देखेंगे हम एक और चीज़, हम देखते हैं इंटरेस्ट पेबल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंटरेस्ट पेबल की बात। इंटरेस्ट पेबल में हमारे साथ क्या है कि इंटरेस्ट पेबल, देखिए इंटरेस्ट पेबल हमारे लिए क्या है, इंटरेस्ट पेबल हमारे लिए है लायबिलिटी। क्या है, लायबिलिटी, कि हमें ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा इन फ्यूचर, कभी ना कभी तो ये इंटरेस्ट हमें देना ही पड़ेगा। दिस इज अ लायबिलिटी फॉर द फर्म, दैट्स व्हाई इसके ऊपर लगेगा लायबिलिटी का रूल। लायबिलिटी का रूल क्या कहता है, इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी क्रेडिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी विल बी डेबिटेड। तो इस केस में क्योंकि हमारा इंक्रीज हो रहा है तो इट विल बी क्रेडिटेड, ये हमारा क्रेडिटेड हो जाएगा। फिर उसके बाद बिल पेबल वो होते हैं, बिल पेबल हमारी लायबिलिटी होती है। क्या होती है, लायबिलिटी। जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगी। यस, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिए। अब जो है मेरी बात ध्यान से सुनना, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे बताइए, वो कहते हैं कि ऑन विच साइड डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड, कौन सी साइड पे जाएगा इनमें से जब डिक्रीज होगा। अगर कोई ये अकाउंट जब डिक्रीज हो रहे होंगे तो वो कौन सी साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा या क्रेडिट साइड पे, ये हमें बताना है। मेरी बात ध्यान से सुनना। मशीनरी आप लोगों के लिए क्या होता है, मशीनरी हमारे लिए एक एसेट होता है। क्या होता है, एसेट। एसेट जब डिक्रीज होता है तो हमारा रूल जरा मेमोराइज करना, इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। तो यहां पे डिक्रीज हो रहा है तो ये हमारा कौन सी साइड पे लिखा जाएगा, ये हमारा कौन सी साइड पे लिखा जाएगा, ये हमारा लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पे। और जब हमारा क्रेडिटर की बात करेंगे, क्रेडिटर हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर हमारे लिए होता है बेटा लायबिलिटी, वो व्यक्ति जिससे हमने उधार माल खरीदा है, तो इसलिए क्रेडिटर हमारे लिए क्या हुआ, लायबिलिटी। और जब लायबिलिटी जब घटती है तो डेबिट होती है, डेबिट साइड पे जाती है। इसी प्रकार से कैपिटल अकाउंट भी हमारे लिए जो बिजनेस के लिए होता है वो लायबिलिटी होता है। इसलिए जब कैपिटल अकाउंट घटेगा तो वो हमारे लिए डेबिट होगा, क्योंकि लायबिलिटी के लिए क्या रोल रखता है, इंक्रीज इन लायबिलिटी इट विल बी क्रेडिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी इट विल बी डेबिटेड। सेल्स हमारे लिए इनकम होती है और इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पे जाती है। कैरेज आउटवर्ड हमारे लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब सेल्स हमारे लिए जो होती है इनकम होती है, इनकम जब घटेगी तो वो हमारे डेबिट साइड पे लिखी जाएगी। कैरेज आउटवर्ड हमारे लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब घटेगा तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। और जब कैश हमारे लिए एसेट होता है, एसेट जब घटता है तो हमारे लिए वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। डेटर भी हमारे लिए एसेट है और एसेट जब घटता है तो वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। रेंट हमारे लिए खर्चा होता है, खर्चा हमारे लिए एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस घटता है तो वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। इंटरेस्ट पेबल हमारे लिए लायबिलिटी है, जब वो घटेगी तो वो डेबिट साइड पे लिखी जाएगी। और बिल पेबल हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब घटेगी तो वो हमारे डेबिट साइड पे लिखी जाएगी। ठीक है जी, दिस इज द थिंग। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं, एक हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास टुडे, ये बेस बिल्डिंग क्लास का जो हमें ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में? आओ जरा देखते हैं क्या कहता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। ट्रायल बैलेंस आपको पता है, ट्रायल बैलेंस हम लोग कैसे बनाते थे? ट्रायल बैलेंस हम ऐसे बनाते थे, मेरी बात ध्यान से सुनना। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। ट्रायल बैलेंस ऑफ ABC एज ऑन 31 मार्च 2022। दिस इज द फॉर्मेट
देखिए पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट में लिखते हैं। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसका रूल क्या कहता है, रूल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। रूल्स कहते हैं जो अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, अकाउंट हैविंग क्रेडिट बैलेंस वो हमारी कौन से साइड पे लिखा जाएगा, क्रेडिट। अब हमारे लिए बहुत ज़रूरत हो जाती है कि ये समझे कि किस अकाउंट कैसे हमें पता चलेगा कि इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और कैसे हमें पता चलेगा कि इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। अब ध्यान से समझना, हम जो है लेजर प्रिपेयर करते हैं तो हम ऐसे प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम लेजर प्रिपेयर करते हैं तो हम इस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं। जब हम लेजर प्रिपेयर करते हैं तो हम इस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं। ध्यान से सुनना, मान लीजिए मैं एक राम का अकाउंट बना रहा हूँ। राम हमारा जो है ना वो है डेटर। क्या है, डेटर मतलब जिनको मैंने माल बेचा है उधार। ये मेरा राम का अकाउंट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेबिट अमाउंट ये डेबिट साइड होती है और ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। ये हमारी डेबिट साइड होती है और ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। फिर हम इधर लिखते हैं टू सेल्स, जो भी लिखा मान लो, ₹1,00,000, बाय कैश ₹20,000। फिर से हमने सेल्स कर दी ₹20,000 की, बाय बैंक ₹80,000। आफ्टर दैट लास्ट में लिखते हैं बाय। अब फिर हम दोनों तरफ से टोटल करते हैं, दोनों तरफ टोटल करते हैं। कौन सी साइड बड़ी आ रही, पहले हम देखते हैं दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है। हमारी ये वाली साइड बड़ी आई है इस वाले केस में, क्योंकि 1,20,000 है, इधर की साइड पे 1,00,000 है, तो 1,20,000 मैंने दोनों तरफ लिख दिए। और ये मेरा बैलेंस बच जाएगा 20,000 का। अब मुझे बताओ, ये बैलेंस कैरिड डाउन इसे बोल देते हैं, बैलेंसिंग फिगर होती है। ये हमने टोटल करने के बाद बैलेंस निकाला है। अब मुझे बताओ, ये जो बैलेंस है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बात कहूँगा बहुत पते की बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो बैलेंस है ये बचा कौन सी साइड पे, ये है तो क्रेडिट साइड पे। साइड कौन सी है, ये साइड कौन सी है, साइड तो ये क्रेडिट साइड है, बट ये बैलेंस कौन सा, ये डेबिट बैलेंस है। बैलेंस कौन सा है, बैलेंस कौन सा। भैया हिंदी की राइटिंग बड़ी गंदी है आपकी, हम कहना चाहेंगे। मैंने भैया क्या कर सकते हैं बताओ, बैलेंस कौन सा है, ये बैलेंस कौन सा है बेटा। ये ना मुझे बताओ, ये बैलेंस, एक बात बताओ, एक बेटा होता है और एक फादर होता है और इसके सन होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक फादर होता है और एक उसका सन है। सन के पीछे उसका किसका नाम लगता है, फादर साहब का नाम लगता है कि नहीं लगता है, फादर साहब का नाम लगता है। तो इस वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ फॉलो करने वाले। इस बैलेंस को निकालने में मदद किसने करी, ये बैलेंस क्यों आया, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी, इस वजह से ये बैलेंस आया क्रेडिट साइड पे। तो ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है, बेटे के नाम पे, बेटे के पीछे किसका नाम लगता है, बाप का। तो इसका जो बाप है, इस बैलेंस का जो बाप है वो है डेबिट साइड, तो इसको बोला जाएगा ये डेबिट बैलेंस है। क्या है, डेबिट बैलेंस है। तो ये हम ये कहेंगे कि ये डेबिट बैलेंस है। ये इसलिए निकल के आया है क्योंकि ये डेबिट साइड बड़ी थी। जब डेबिट साइड बड़ी थी तो उसी वजह से हमारे क्रेडिट साइड में बैलेंस बचा है। आप लोगों को आई होप बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम डेबिट बैलेंस निकालते हैं और कैसे क्रेडिट बैलेंस निकालते हैं। अब इसी प्रकार से एक और लेजर प्रिपेयर करके हम देखते हैं। इसका नाम है सुशील। सुशील एक बंदा था जिससे हम माल खरीदते थे। ठीक है, ये मेरी लायबिलिटी है। सुशील मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। ये मेरे लिए क्या है भाई, क्रेडिटर है। क्या है, क्रेडिटर।
ये मेरे लिए क्रेडिटर है, ठीक है। जब लायबिलिटी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी हम पढ़ के आए, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो मुझे बताना बताना बताना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गलत बोल रहे हो। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट जाती है, कहाँ जाती है? क्रेडिट। तो जब सुशील का अकाउंट बढ़ेगा तो हम उसे कौन सी साइड पे लिखेंगे? हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। जब हम सुशील से माल खरीद रहे थे तो बाय लिखेंगे, बाय परचेजेस, 1,00,000 रुपए का मैंने उससे माल खरीदा। फिर उसके बाद फिर एक और बार खरीद लिया, बाय परचेजेस, कितने रुपए का? 20,000 रुपीज़ का। फिर हमने उनको पेमेंट कर दी टू बैंक अकाउंट, हमने पेमेंट कर दी कितने रुपए की? 50,000 रुपीज़ की। और बाद में लास्ट में बैलेंस कितना बचा? बैलेंस कैरी डाउन। अब मुझे बताओ बड़ी साइड कौन सी है? बड़ी साइड भैया क्रेडिट साइड वाली बड़ी है, ये वाली हमारी ये वाली हमारी डेबिट साइड होती है और ये वाली हमारी क्रेडिट साइड होती है। मुझे बताओ कौन सी साइड बड़ी है? 1,20,000 है, 1,20,000 है। तो मुझे बताओ यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन बचा, ये बैलेंसिंग फिगर है जो हमने बैलेंस निकाला है, ये कितना बचेगा हमारे पास? ये बचेगा 70,000। कितना? 70,000। मुझे बताओ ये बैलेंस कौन सी साइड पे है? ये बैलेंस कौन सी साइड पे? कौन सी साइड पर है? ये है तो वैसे डेबिट साइड पर है। कौन सी साइड पर? डेबिट साइड पर ये बैलेंस कौन सा है? ये बैलेंस कौन सा है? ये बैलेंस कौन सा है? ये बैलेंस है। इसके मैंने फिर वही वाला कॉन्सेप्ट फॉलो लग जाएगा कि बेटे का नाम बाप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये जो पैदा हुआ, ये जो निकल के आया है बैलेंस, ये किस वजह से आया? क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी तभी तो ये बैलेंस निकल के आया। तो ये कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है। ये लेजर कौन सा लेजर बैलेंस शो कर रहा है? क्रेडिट बैलेंस। अब हम बात को ध्यान से समझेंगे। तो अब जब हम ट्रायल बैलेंस पे आते हैं तो ट्रायल बैलेंस में जिस एसेट का, जिस अकाउंट का, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा वो डेबिट साइड पे लिखेंगे। डेबिट बैलेंस लिख रहा हूँ, देखो डेबिट साइड नहीं लिख रहा हूँ। और जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और दोनों तरफ हम टोटल मार देंगे। और अगर हमारा ट्रायल बैलेंस दोनों तरफ से टोटल आ गया तो वो हम इसका मतलब अभी तक जो जर्नल एंट्री वगैरह करके आया था, हमारा जो डबल एंट्री है वो कम्प्लीटली चली आ रही है। अब इस चीज़ को ना हम ज़रा नोट्स में देख लेते हैं। नोट्स में क्या देखेंगे? मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो अब इसके रूल्स देखो। रूल्स क्या है? अकाउंट हैविंग द डेबिट बैलेंस शैल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड। जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस कैसे निकल के आता है? क्योंकि अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तब जाकर के वो क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस शो हो रहा होगा वो होता है डेबिट बैलेंस। वही हरदम याद रखना, वो बाप बेटे वाली रिलेशनशिप। अकाउंट हैविंग क्रेडिट बैलेंस शैल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। और एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अब मेरी एक और बात मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, ये एक मैं नोट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये एक नोट लिखा हुआ है, इसको जरा ध्यान से सुनना। अकाउंट की पहचान उसके नेम से नहीं, उसके बैलेंस से होती है। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। क्या? देखो मैं यहाँ पे ना मोहन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? मोहन। अब मुझे नहीं पता ये मोहन मेरा ना डेटर है। क्या है? नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मोहन जो है मैंने नहीं लिखा कि ये मेरा डेटर है या क्रेडिटर है, मैंने कुछ नहीं लिखा, मुझे पता ही नहीं है मोहन है क्या। मान लो चलो मैं इसे डेटर कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ? डेटर। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसको मैंने माल बेचा टू सेल्स 1,00,000 रुपए का। इसने मुझे पेमेंट कर दी बाय बैंक। मेरे बैंक में पैसे आ गए होंगे कितने? 1,00,000 रुपए। अकाउंट क्लोज। इसमें कोई बैलेंस नहीं बचा, ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा। लेकिन एकदम से क्या हुआ, उसने मुझे और पैसे दे दिए, एक और ऑर्डर दे दिया उसने मेरे को। कितना रुपए का? 2,00,000 रुपए का। और मेरा यहाँ फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया। फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद उसका बैलेंस जो बन के आ रहा है, कितने रुपए निकल के आ रहा है? 3,00,000 रुपए का। 3,00,000 रुपए का टू बैलेंस
ब्रॉड डाउन, ओ सॉरी, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का है। मुझे बताओ, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है, मुझे बताओ ये मेरा एसेट हुआ या लायबिलिटी हुआ? मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये मेरा डेटर है, क्या है ये मेरा डेटर, लेकिन ये बैलेंस क्या शो कर रहा है, 2 लाख रुपए का। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक अकाउंट की पहचान उसके नाम से नहीं उसके बैलेंस से होती है। इसका नाम तो बोल रहा है ये मेरे लिए एसेट है, नाम क्या बोल रहा है, ये मेरे लिए एसेट है, लेकिन एक बात खुद सोचो ना, ये 2 लाख रुपए इससे लेने हैं क्या मुझे? इस बंदे ने तो मुझे एडवांस में दे दिया ना, ये तो मेरे लिए लायबिलिटी बन गया ना भाई, मेरे को इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ काम करके देना ही पड़ेगा, उसको सेल करनी ही पड़ेगी, इसलिए मेरी लायबिलिटी बन गया। तो ध्यान रखना, जीवन भर में एक अकाउंट की पहचान उसके बैलेंस से होती है, ना कि उसके नाम से। भले ही यहाँ नाम मेरा डेटर है, ये मेरा डेटर है, बट इसका बैलेंस तो क्रेडिट शो कर रहा है, इसलिए मेरे लिए लायबिलिटी बन गई। ध्यान रखना इस बात को। और एक अब जो जनरल रूल्स मैं तुम्हें समझा रहा हूं वो ये है कि जनरली जो एसेट अकाउंट होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, जो एसेट अकाउंट होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, जो लायबिलिटी अकाउंट होते हैं उनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, जो एक्सपेंस अकाउंट होते हैं उनके डेबिट बैलेंस होते हैं, और जो इनकम अकाउंट होते हैं उनके हमारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ठीक है, दिस इज़ द, इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। तो अगर मैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मैं लिखता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, मुझे बताओ आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी? ये मेरे लिए लायबिलिटी है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं लिखता हूँ मशीनरी, मशीनरी के आगे मेरा डेबिट लिखता हूँ, तो ये मेरा क्या होगा, एसेट है, क्योंकि एसेट के नॉर्मली डेबिट बैलेंस होते हैं, एसेट के नॉर्मली डेबिट बैलेंस होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं लिखता हूँ रेंट का बैलेंस, रेंट का डेबिट बैलेंस, दैट मीन्स ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। क्या है, क्योंकि एक्सपेंस और एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, लायबिलिटी और इनकम के क्रेडिट बैलेंस होता है। ध्यान रहेगा आपको, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि एसेट और एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट बैलेंस होते हैं और लायबिलिटी और इनकम के हमारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इतनी बात ध्यान रखनी है जब भी हम कभी इन फ्यूचर में, अब मैं मान लूँ मैं लिखता हूँ ए की कैपिटल लिखता हूँ, ए की कैपिटल लिखता हूँ और उसके आगे लिख दिया डेबिट। वैसे तो कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी होती है कि बिजनेस ने कभी ना कभी कैपिटल का पैसा वापस करना होता है, लेकिन एक बात ध्यान से समझना, इसका ये डेबिट बैलेंस है 1 लाख रुपए का। डेबिट जैसे ही इसके आगे लिख दिया ना, इसका मतलब ये लायबिलिटी ना बन के ये मेरा क्या बन गया, एसेट। तो इसलिए एक बात ध्यान रखना, ये गुरु मंत्र दे रहा हूँ, किसी अकाउंट की पहचान अगर आपको करनी है तो उसके अकाउंट का बैलेंस देखो, उसका नाम नहीं। ठीक है, इस गुरु मंत्र के साथ ही हम इस बेस बिल्डिंग क्लास को विराम देते हैं और फिर अब फ्यूचर में हम आपसे मिलेंगे मेन क्लासेस में, मेन कोर्स की क्लासेस में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखना सबके सभी, बाय बाय।